लोगों को शिक्षा देने वाला महामानव गौतम बुद्ध की धरती बोध गया में एक आयोजन हो रहा है कि मैंने एक किताब पढ़ा, कांची लैया की बुक। उस बुक में सामाजिक न्याय के बारे में जो बुनियादी समझ मेरे दिमाग में जो विकसित हुआ, तो बनवाने वाला की चर्चा है, बनाने वाले की चर्चा कहीं नहीं मिलता है। तो बनाने वाला ज्यादा महान होता है बनवाने वाला से। यदि उसके पास कला नहीं होता तो आज जो ताजमहल देख रहे हैं, आज जो लाल किला देख रहे हैं, आज कुतुब मीनार देख रहे हैं, ये किसी श्रमिक ने बनाया है, लेकिन उस श्रमिक का कहीं कोई इतिहास नहीं है। पहली बार आत्मदीपो होगा, अपना दीपक स्वयं बनो कहने वाला, पहली बार करुणा का, समता का, बंधुत्व का, लोगों को शिक्षा देने वाला महामानव गौतम बुद्ध की धरती बोध गया में एक आयोजन हो रहा है। तो सामाजिक न्याय के बारे में जब हम सुनते हैं तो मुझे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मैंने एक किताब पढ़ा, कांची लैया की बुक। उस बुक में सामाजिक न्याय के बारे में जो बुनियादी समझ मेरे दिमाग में जो विकसित हुआ, वो विकसित हुआ कि भारत में वो वंचित वर्ग, भारत में वो शोषित वर्ग जिसने भारत को बनाया, उसके इतिहास में कहीं उसके लिए जगह नहीं। क्या भारत में उस वर्ग के लिए कोई जगह है कि सामाजिक न्याय के अनुसार जो किला बनाने वाला जो मिस्त्री है उसकी कहीं कोई चर्चा है? किसने महल बनाया इसकी चर्चा है, लेकिन किसने इस महल को बनाया इसकी चर्चा हम लोग को कभी नहीं, उसकी चर्चा कहीं नहीं। तो बनवाने वाला की चर्चा है, बनाने वाले की चर्चा कहीं नहीं मिलता है। तो बनाने वाला ज्यादा महान होता है बनवाने वाला से। यदि उसके पास कला नहीं होता तो आज जो ताजमहल देख रहे हैं, आज जो लाल किला देख रहे हैं, आज कुतुब मीनार देख रहे हैं, ये किसी श्रमिक ने बनाया है, लेकिन उस श्रमिक का कहीं कोई इतिहास नहीं। आज इस देश में हम देखते हैं कि किला, कितने भी किला की खुदाई हो जाए, राखी गढ़ी से लेके सिंधु घाटी सभ्यता, तमाम सभ्यता की खुदाई हो जाए, लेकिन हम देखते हैं कि इस देश में किला बना, महल बना, कोठी बना, बंगला बना, लेकिन उसमें शौचालय की टंकी नहीं। इस देश में शौचालय की टंकी या शौचालय की टंकी का टेक्नोलॉजी विकसित नहीं किया। इस देश ने एक जात बनाया, मेहतर बनाया, डोम बनाया, वाल्मीकि बनाया कि बाकी लोग मल मूत्र करेंगे, तुम्हारा काम सुबह उठ करके उस मल मूत्र को फेंकना। इस देश में हम वॉशिंग मशीन नहीं बनाए, एक जात बनाए, वॉशरमैन एक जात बनाया कि बाकी लोग कपड़ा गंदा करेगा और तुम्हारा काम कपड़ा धोना है। इस देश में हमने सपना में पुष्पक विमान बनाया, कल्पना में पुष्पक विमान पर उड़े, लेकिन बैलगाड़िया का पहिया नहीं बनाया। हमने एक जात बनाया, कहार बनाया, चंद्रवंशी बनाया कि तुम्हारा काम मोटा वाला, तोंद वाला के पालकी धोने का काम तुम्हारा। ये भारत का मूल निवासियों का इतिहास है। इस देश में हमने कोई लेदर टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, जूता चप्पल बनाने का कोई टेक्नोलॉजी नहीं बनाया, बाकी दुनिया ने बनाया, लेकिन हमने एक जात बनाया, चमार बनाया, मोची बनाया कि तुम्हारा काम जूता बनाना है और अगर जरूरत पड़ा तो जूता खाना भी है। यही तो बनाया हमने। आप देखिए एक एक जात की कल्पना की है। विदेश में हेयर कटिंग सर्जरी नहीं बनाया। आज जो पार्लर शब्द आ रहा, लिखा रहा, बड़का बड़का ब्यूटी पार्लर, ब्लू हेवन पार्लर, तो ये सब पार्लर शब्द हम यहाँ इसका टेक्नोलॉजी नहीं बनाए, एक जाति बना दिए कि भैया तुम ठाकुर हो, तुम नाई हो, तुम्हारा काम बाल बनाना है, नाखून बनाना है, बाकी तुम्हारा काम दूसरा काम नहीं है। तो क्या इनका कोई इतिहास है? तो विद्यार्थी बंधु लोग, विश्वविद्यालय बौद्धिक केंद्र है, उन जो वंचित वर्गों का इतिहास जो भुला दिया गया, उन आदिवासियों का इतिहास
जिसने हमारा रेसिपी खाना का मेनू जो निकाल करके लेकर गया कि कौन से फल को खाना चाहिए और कौन से फल को नहीं खाना चाहिए। कितने आदिवासी फल ढूंढने के फेर में जहरीला फल खा करके अपना जान गंवा दिया होगा, और उसने कहा होगा कि सेब खाने लायक है, ये बैर खाने लायक है, ये अमरूद खाने लायक है, लेकिन धतूरा खाने लायक क्या उस आदिवासी का कभी इतिहास लिखा है? तो भारत के जो 90% जो भारत के लोग हैं, जो सामाजिक न्याय, समता, स्वतंत्रता, बंधुता के लिए आज भी तड़प रहे हैं कि मेरे साथ भी बराबरी का भेद हो, उस वर्ग के इतिहास को मिटा दिया गया। हमने सदन के अंदर ये बातें कही, बाद में अध्यक्ष जी ने बुला करके कहा कि आप तो बात बहुत अच्छा कहे, भले ही लोगों को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आपने बात अच्छी कही कि आज इस देश में दूध सबको चाहिए, लेकिन गाय सबको नहीं पालेगा। गाय पालने के लिए एक जाति बना दी जिसको कहते थे ग्वाला। भैया तुम गाय भैंस पालेगा और हमारा ही दूध करके पहुंचा देगा, और तुमको दूध खाना भी नहीं है, क्योंकि मनुस्मृति में लिखा है कि शूद्र यदि मेवा मिष्टान का सेवन कर लेगा तो नरक का भागी होगा। तो ये सामाजिक न्याय की लड़ाई ये वंचित वर्ग के लोग आज लड़ रहे हैं, और ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले अंग्रेजों के सामने इन तमाम सवालों को उठाने का काम किया, इन तमाम सवालों के लिए लड़ने का काम किया। और यदि ज्योतिबा फुले शिक्षित नहीं हुए होते, ज्योतिबा फुले जैसे लोग नहीं लड़ रहे होते, तो यहाँ इस भारत में 1835 में यदि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति नहीं लागू हुई थी, तो भारत के लोग, खास करके 90% के लोग, स्कूल कॉलेज का दरवाजा उनके लिए नहीं खुला होता। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि इंग्लिश में यदि कोई लिटरेचर लिखा जाए, इंग्लिश कोई बोलने वाला है तो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेंगे। हमको तो ये इस बात पे हंसी आ रहा है कि वो इतने उच्च पद पर पहुंचने के बाद इस तरह का बात बोल रहे हैं, इससे पूरा दुनिया में भारत शर्मिंदा महसूस करेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा था कि इंग्लिश वो शेरनी का दूध है, शिक्षा नहीं बोला था, अंग्रेजी वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ने का काम करेगा। तो भाई इंटरनेशनल लैंग्वेज जो आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करता है, उस अंग्रेजी लैंग्वेज के बारे में कुछ सत्तासीन लोग इस तरीके का घृणित मानसिकता रखते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में, अंग्रेजी विश्वविद्यालय में, कैलिफोर्निया में, यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भेज करके अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा उनको दिलवाने का काम करते हैं। तो इसीलिए ज्योतिबा फुले को हम धन्यवाद देते हैं कि ज्योतिबा फुले ने उस मनुस्मृति को पढ़ा, क्योंकि भारत के शूद्रों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। तब उन्होंने उस इंग्लिश माध्यम में जो ट्रांसलेट सर जॉर्ज बर्न्स ने 1794 में संस्कृत से मनुस्मृति को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और ज्योतिबा फुले ने इंग्लिश सीखा, और इंग्लिश सीखने के बाद जब मनुस्मृति को पढ़ा तब उनको दिमाग में लगा कि हमारे लिए ये ग्रंथ है, इसी को कहा जाता है कि ये आपके लिए लाभ है, जिसमें हमारे लिए कहीं भी कोई जगह नहीं, हमारी महिलाओं के लिए कोई जगह नहीं, भारत के शूद्रों के लिए कोई जगह नहीं, पशु पक्षी के लिए जगह है, लेकिन हमारे लिए कोई जगह नहीं है। तब जाकर के उन्होंने गुलामगिरी लिखने का काम किया। गुलामगिरी में तमाम पखंडवाद को, तमाम मनुवाद को उन्होंने धज्जी उड़ाने का काम किया। तो आज कितने जगह महात्मा ज्योतिबा फुले की तस्वीर लगा के किसानों की गोष्ठी होती है। ज्योतिबा फुले ने किसान का कोड़ा लिखा, किसानों का जो दर्द था उसमें लिखा, किसानों का इनकम कैसे बढ़ेगा उसमें लिखा, लेकिन ज्योतिबा फुले का कोई श्रमिक संगठन, किसान का संगठन इनकी तस्वीर लगा के कोई गोष्ठी करने का काम करता? हम तो
ऋषि साहब को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि अम्बेडकर की प्रतिमा भी यहाँ लगेगी और संविधान की प्रस्तावना भी लगेगी। इसके लिए आप लोग से चाहते हैं कि इनके लिए ताली बजाई जाए, क्योंकि कोई न कोई तो बीपी सिंह होता ही है ना। बीपी सिंह नहीं होते तो बाबा साहब को भारत रत्न मिला होता क्या? 35 साल लग गया मरने के बाद, जब भारत का प्रधानमंत्री बीपी सिंह बने तब इनको भारत रत्न मिला। तो आज बाबा साहब को आजादी के बाद पहली बार मगध विश्वविद्यालय में जगह मिलेगा, तो हमें लगता है कि भाई शाही साहब का भी नाम बीपी सिंह के साथ में जुड़ जाएगा। तो इसलिए और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया कि आज भी एक माली समाज से आने वाला महापुरुष, एक दलित समाज से आने वाला महापुरुष की जन्म जयंती इस खुले में मैदान में मनाई जा रही है, क्योंकि विद्यालय प्रशासन ने कैंपस में जगह नहीं दी। लेकिन इसके लिए इन्होंने माफी मांगा, इसके लिए भी इनको भाई धन्यवाद देते कि अपनी गलती को इन्होंने स्वीकार किया। यदि महाराणा प्रताप की जयंती यहां मना दी गई होती इस तरीके से, पूरा देश में आग लग जाता। तो इसलिए जिसने भारत कैसे चलेगा, जो सदियों से जो भेदभाव किए हैं, यदि बाबा साहब के अंदर इतनी पीड़ा थी कि चपरासी स्कूल में नहीं होता था तो बाबा साहब को पानी नहीं मिलता था। सवाल आने के बावजूद भी इनको ब्लैक बोर्ड पर लिखने का जगह नहीं मिलता था। बाबा साहब ने इतनी घृणा, इतनी नफरत झेला था, यदि संविधान बाबा साहब की जगह पर दूसरे लोग लिखता तो चुन चुन के संविधान में बदला लेता। लेकिन ऐसे महापुरुष हैं कि उनके भी सम्मान की बात की और वंचित वर्गों की भी सम्मान की बात की। इन्होंने बदला नहीं, इनका इतना बड़ा दिल था। इसलिए आज इसकी जन्म जयंती के मौके पर हम सब लोग चाहते हैं कि सिर्फ मूर्तियां ही नहीं लगे, सिर्फ प्रस्तावना ही नहीं हो, जो बाबा साहब की जो टीचिंग है वो टीचिंग हम छात्रों के अंदर वो जाए। जो बाबा साहब का चित्रण आज के जो कर दिया गया है कि दलितों के नेता, बाबा साहब तो भारत के बुनियाद के सबसे मजबूत पिलर है। बाबा साहब ने सबकी बातें की है, महिलाओं की बातें की है। यदि बाबा साहब हिंदू कोड बिल नहीं लेकर के आए होते तो आज हिंदू धर्म में भी बहुपत्नी विवाह प्रथा रहती कि नहीं रहती? बाबा साहब ने बहुपत्नी विवाह प्रथा को रोका और कहा कि एक पत्नी के रहते यदि दूसरे का हाथ भी पकड़ लीजिएगा तो ये अपराध होगा। ये बाबा साहब ने किया, इसलिए आज हमारी माँ बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बहनें घर में सुरक्षित महसूस करती हैं। ये बाबा साहब की देन। संपत्ति आज बहुत सारे जमीन के कुछ लोग मेरे पास आए हुए थे, हमने कहा कि आजादी के पहले कोई महिला के नाम पर जमीन काहे नहीं थी, बताओ भैया। सब दादा के नाम पर तो उनके दादा के नाम पर तो उनके परदादा के नाम पर है, दादी के नाम पर उनके दादी के परदादी के नाम पर काहे नहीं है? तो कोई जवाब नहीं दिया। तब हमने कहा क्योंकि संविधान लागू हिंदू कोड बिल आने के पहले तक के महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। ये बाबा साहब के धन्यवाद दो कि बाबा साहब ने महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार दिया, इसलिए आज मकान भी लिखा रहा है। आज देखिए दरोगा जी भी, डीएसपी साहब भी मकान लिखा है तो अपन गर्लफ्रेंड के नाम पर लिखा लिए, अपने पत्नी के नाम पर लिखा लिए, अपने साली के नाम पर लिखा लिए। लिखा लिए कि नहीं लिखा लिए? अपन भाई के नाम पर, अपन ससुर के नाम पर नहीं लिखा है, क्योंकि महिलाओं को संपत्ति रखने का अधिकार मिल गया। इसलिए महिलाओं को आज संपत्ति रखने का अधिकार मिल रहा है। और बाकी अंत में शिक्षा पर एक बात कह करके हम अपनी बात को समाप्त करेंगे। नई शिक्षा नीति पे कैंपस में खुला डिबेट होना चाहिए। नई शिक्षा नीति क्या है, हर एक छात्र को जानना चाहिए। क्या इस शिक्षा नीति को आप स्वीकार कर सकते हैं? जब लॉकडाउन कोरोना का दौर था, जिस समय बगैर डायलॉग के, बगैर डिबेट के वो शिक्षा नीति आप पे थोपा गया कि 1 क्लास से लेकर के 8वीं क्लास के बच्चों को अपनी जातिगत पेशा का शिक्षा पढ़ना अनिवार्य है।
यदि मोची है तो मोची का काम कैसे होगा, वो 8वां तक वो पढ़ाई पढ़ेगा। बढ़ई है तो बढ़ई का काम कैसे 8वां तक पढ़ेगा। तो कोई ब्राह्मण है तो पूजा पाठ कैसे होगा, ये पढ़ाई पढ़ेगा। तो भाई जाति इस तरीके का शिक्षा नीति को हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। तो वैचारिक यहाँ डायलॉग होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। और यदि लगता है कि शिक्षा नीति में कुछ कमियां हैं तो सुधार होना चाहिए। शिक्षा नीति लोगों के लिए है, देश को बेहतर बनाने के लिए है, सबको शिक्षा सुलभ हो इसके लिए है, इसके लिए काम करनी कर सकता है। तो इन्हीं बातों के साथ विशेष रूप से अभी डॉक्टर बीपी नलिन साहब भी आए हैं। हम चाहते हैं कि जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें। और हमेशा से अम्बेडकर फूले परिवार की शिक्षा को लेकर के संघर्षरत रहे हैं। वैज्ञानिक चेतना छात्रों में विकास हो इसके लिए कार्य करते रहे हैं। और आज यदि कुछ भी संस्कार मेरे अंदर आया है तो डॉक्टर बीपी नलिन साहब हमारे बड़े भाई हैं, इन्होंने जो संस्कार दिया है, इसी वजह से शोषण जुर्म अन्याय के खिलाफ हम लड़ने का काम करते हैं। तो इसीलिए आज हम इन्हीं बातों के साथ कि बाबा साहब की जितनी ज्यादा से ज्यादा किताबें हो, बाबा साहब की संपूर्ण वार्ने हो और छात्र उनको जाकर के पढ़े। बाबा साहब को जितना पढ़ेंगे आपके जीवन में उतना चमक आएगा, उतनी रोशनी आएगी। हम आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। और एक बात और कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने अपनी अछूतपन के बावजूद भी पूरी दुनिया में पहचान कलम की वजह से बनाई। जिस बात की उत्तम भाई चर्चा कर रहे थे, वो अपनी शिक्षा की वजह से अपनी पहचान बनाई। और जिसको कोई स्कूल में बैठने नहीं देता था, जिसको कोई तालाब का पानी नहीं पीने देता था, जिसको सार्वजनिक कुआं से पानी पीने तक का अधिकार नहीं था, उस वर्ग को ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। तो इसलिए बनाया गया कि बाबा साहब से काबिल व्यक्ति उस भारत में नहीं था, इस वजह से बाबा साहब को बनाया गया। बाबा साहब ने सबके लिए न्याय किया। तो इसीलिए जब संविधान पर ज्यादा हमला हो तो संविधान पर ज्यादा चर्चा हो, संविधान पर जब संवैधानिक संस्थानों पर ज्यादा हमला हो तो छात्र नौजवान संगठित हो। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है कि मूर्ति से कुछ नहीं मिलेगा, पूजा से कुछ नहीं मिलेगा, अंधभक्ति से कुछ नहीं मिलेगा। किसी को यदि लाभ देना है तो इंस्टीट्यूशन बना करके लाभ दे सकते हैं, पॉलिसी लागू करके लाभ दे सकते हैं। आज यदि मगध विश्वविद्यालय तय करे कि हम अपने 20 बच्चों को 25 बच्चों को जो अव्वल आएंगे, हम बाबा साहब के नाम पे छात्रवृत्ति देकर के विदेश पढ़ने का उनका व्यवस्था करेंगे, तब जाकर के बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज अशोक भाई को यदि मौका मिला होता कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी जाने का तो और बेहतर प्रोफेसर बनते और बेहतर छात्र बनते, लेकिन ये मौका नहीं है। किसान घर से आते हैं, मजदूर घर से आते हैं। जब जाने की इच्छा तो है, लेकिन जाएंगे कैसे? एरोप्लेन का टिकट भी के लिए बड़ा मुश्किल है। तो विश्वविद्यालय इस तरीके का माहौल बना करके दे। और अब तो वीसी साहब का कार्यकाल जिन भी कारणों से खत्म हो रहा है, लेकिन वीसी साहब को हम सब लोग जाते जाते यदि बाबा साहब की प्रतिमा इनके सौजन्य से लग जाता है, प्रस्तावना लग जाता है, तो आने वाले कई 100 साल तक के वीसी साहब याद किए जाते रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ बाबा साहब के लिए और ज्योतिबा फूले के लिए एक लाइन बोल के हम अपनी बात को समाप्त करेंगे कि तपाते लौह को जब पीटते तलवार बनता है, रगड़ते पत्थरों पे तब कहीं जाधार बनता है, और तीसरा की लौ में जो वेदना उबाल लेती है, गगन को भेदने वाला डॉक्टर अम्बेडकर जैसा ललकार बनता है, ललकार बनता है, ललकार बनता है। तो बाबा साहब आज किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। बाबा साहब पर लाखों करोड़ों बच्चे शोध करेंगे, वो भी कम होगा। इतना बाबा साहब का जीवन संघर्ष है, इतना बाबा साहब ने लोगों के लिए किया है। और बाबा साहब ने बहुत प्रयास किया कि हम धार्मिक स्वतंत्रता दिला सके लोगों को, धर्म में बराबरी दिला सके लोगों को, लड़ते रहे। लेकिन अंत में लगा कि भाई यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक बराबरी नहीं मिल सकता है। तो उन्होंने भारत में पला बढ़ा, भारत का मूल धर्म
गौतम बुद्ध का धर्म, वैज्ञानिक धर्म को 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अंगीकार किया और देश दुनिया को बताया कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा पे आधारित, भाईचारा पे आधारित कोई धर्म है तो गौतम बुद्ध का धर्म है। यदि तुमको धर्म में रहना है वंचित वर्ग तो गौतम बुद्ध का रास्ता तुम्हारे लिए खुला है। ये हमको बता करके गए हैं। तो हमको उस तरफ भी अपने लोगों को बताना है कि गौतम बुद्ध को माने या ना माने, गौतम बुद्ध को पढ़े तो कम से कम। जब मान जानेंगे तब मानेंगे। गौतम बुद्ध को पढ़े, गौतम बुद्ध के योगदान को पढ़े। तो इन्हीं बातों के साथ विशेष 14 अक्टूबर 1956 को और उसके एक महीना बाद 6 दिसंबर 1956 को इस दुनिया को छोड़ के चले। हाँ, तो बाबा साहब की अंतिम इच्छा, घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा। यही बाबा साहब की अंतिम इच्छा थी कि जब तक बुद्ध में भारत नहीं होगा तब तक विश्व गुरु हम नहीं बन पाएंगे। छुआछूत से विश्व गुरु बनेंगे, उच्च नीच से विश्व गुरु बनेंगे, भेदभाव से विश्व गुरु बनेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।